आपके हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आपसे झूठ बोलते हैं, आपके हिस्ट्री टीचर्स भी आपसे झूठ बोलते हैं। इसके मैं आज आपको 5 उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण है जिसको हम कहते हैं आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन थियरी। तो इस थियरी के अनुसार भारत की ओरिजिनल पॉपुलेशन द्रविडियन पॉपुलेशन थी। ये जो ब्रिटिश है जिन्होंने हम पर कुछ 300 साल राज किया, उन्होंने भारत के नागरिकों में 2 आर्टिफिशियल कैटेगरीज बना दी, आर्यन और द्रविडियन। और इस थियरी के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत का ओरिजिनल पॉपुलेशन द्रविडियन पॉपुलेशन था जिसने इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाया। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कुछ 3500 वर्ष पहले यूरोप से गोरी चमड़ी वाले इन्वेडर्स आए जिनको कहते थे हम आर्यंस, और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत के जो ओरिजिनल नागरिक थे उन्हें साउथ इंडिया में जाने को फोर्स कर दिया और फिर उन्होंने बाकी पूरे भारत पर कब्जा कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने ऋग्वेद को लिखा, बाकी वेद लिखे और उन्होंने भारत के ऊपर हिंदुइज्म और संस्कृत को इंपोज किया। तो इस थियरी के अनुसार ये एक इन्वेजन था और हिंदुइज्म और संस्कृत ये फॉरेन इन्वेजिव कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि आर्यन इन्वेजन थियरी में इन्वेजन की बात होती है, लेकिन आपको इन्वेजन के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते भारत के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। आपको ना तो कोई जला हुआ सिटी मिलता है, ना कोई डिस्ट्रॉयड शहर मिलता है, ना आपको मैसेकर का एविडेंस मिलता है, कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता आपको। तो फिर इस वजह से उन्होंने थियरी को मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। लेकिन माइग्रेशन का भी आपको कोई सबूत नहीं मिलता है। और फिर ये थोड़ी देर में बोलेंगे कि माइग्रेशन नहीं, टूरिज्म था, और फिर उसके बाद बोलेंगे ये पिकनिक था। लेकिन कुछ भी आप इसको कैसे भी इंटरप्रेट करो, इसके कोई आपको हार्ड सबूत नहीं मिलते। लेकिन बहुत सबूत ऐसे मिलते हैं कि आर्यन इन्वेजन एक्चुअली हुआ था, लेकिन ये भारत से बाहर निकला था और यूरोप में गया था, जिसको हम कहते हैं यामनया इन्वेजन। तो आपको कोई भी हार्ड साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता है इन्वेजन का या माइग्रेशन का। जेनेटिक्स भी आपको बहुत जल्दी बताने वाला है कि जो R1A हैप्लो ग्रुप है, जिसको हम R1A लीनिएज कहते हैं, एक पैट्रिलिनियल लीनिएज है, ये भी इंडियन ओरिजिन का है। तो इवेंचुअली कुछ वर्षों में ये पूरा क्वेश्चन सेटल हो जाएगा, लेकिन आज तक आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन का। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑफ ए फॉल्स थियरी being put forth in history textbooks। दूसरा क्लेम हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में ये आता है कि भारत एक बहुत ही पीसफुल, शांति प्रिय, शांतिपूर्ण सिविलाइजेशन है। भारत ने पिछले 10,000 वर्ष में कहीं भी आक्रमण नहीं किया है, किधर भी इन्वेजन नहीं किया है। ये आपको बार बार हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा और आपको सोशल मीडिया और मीडिया में भी ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि भारत ने पिछले कुछ 1000 वर्ष में कहीं भी इन्वेजन नहीं किया है। अब सच क्या है? आपने कभी एम्परर कनिष्क के बारे में सुना है? कनिष्क एक कुषाण एम्परर थे। अब लोग कहेंगे कि कुषाण विदेशी नहीं, कुषाण इंडियन ही थे। तो कनिष्क, उनके जो पूर्वज थे वो शिनजियांग रीजन से आए थे, लेकिन ये रीजन जो है वो इंडियन इनहैबिटेंट्स का रीजन था। इसे हम उत्तर कुरु कहते थे पुराने जमाने में। तो वहां से कुषाण आए थे भारत में। तो कनिष्क उनके सबसे महान महाराज थे, महाराजा धीराज थे। तो कनिष्क का जो एम्पायर था वो ईस्ट में पाटलिपुत्र तक था, पूरा मगध एरिया, वेस्ट में पुरुषपुर मतलब पेशावर तक था, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन, और नॉर्थ वेस्ट में कैस्पियन सी और अराल सी के किनारे तक था, और नॉर्थ ईस्ट में पूरा का पूरा आज का जो चाइनीज ऑक्यूपाइड शिनजियांग रीजन है वो भी उसके अंदर शामिल था। तो इतना बड़ा एम्पायर महाराज कनिष्क ने कैसे हासिल किया? थ्रू मिलिट्री कंक्वेस्ट। तो ये पहला एग्जांपल है कि भारत ने कभी इन्वेजन कहीं नहीं किया, ये झूठ है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी कश्मीर में स्थापित हुए थे और उनके सबसे महान जो उनके महाराज थे उनका नाम था ललितादित्य मुक्तपीड। अब ललितादित्य मुक्तपीड ने भी बहुत सारा सेंट्रल एशिया का हिस्सा कॉन्कर किया था और तिब्बत को भी कॉन्कर किया था। तो ये दूसरा एग्जांपल आ गया ऑफ इंडियंस इन्वेडिंग अदर कंट्रीज। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, चोला डायनेस्टी। तो राजराज चोला जो उनके सबसे पहले बहुत बड़े महान महाराज थे, उन्होंने पूरा का पूरा सदर्न भारत कॉन्कर किया और मोस्ट लाइकली श्रीलंका में भी उनका कंक्वेस्ट हुआ था। उसके बाद उनके जो पुत्र थे राजेंद्र चोला, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को पूरा कॉन्कर कर लिया ऑल द वे अप टू द फिलीपींस। जो पूरा का पूरा चंपा एम्पायर था वो भी उनका वासाल स्टेट बन गया। उन्होंने श्री विजया पर इन्वेजन और कंक्वेस्ट किया, उन्होंने जावा और सुमात्रा पर किया और बाकी सारा सेंट्रल एशिया उन्होंने कॉन्कर किया। तो ये 3-4 एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियरली समझ जाएगा
रहेगा कि भारत ने बहुत बार विदेशी जगहों पर आक्रमण किए हैं और कॉन्क्वेस्ट भी किए हैं सक्सेसफुली। तो ये दूसरा मिथ बस्ट हो गया। तीसरा मिथ ये है कि क्वीन विक्टोरिया एक बहुत ही मैग्नानिमस और मैग्निफिसेंट क्वीन थी जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। सच क्या है? आपने शायद पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर माना जाता है। तो सच तो ये है कि पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर नहीं था, वो सेकंड ग्रेटेस्ट ड्रग स्मगलर था। जो ग्रेटेस्ट ड्रग स्मगलर था या थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। उन्होंने कैसे ड्रग स्मगलिंग किया? क्वीन विक्टोरिया के समय में ब्रिटिश राज में भारतीय फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आप अपने फूड क्रॉप्स को ग्रो मत कीजिए, लेकिन आप ओपियम ग्रो कीजिए। तो भारत को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्होंने इनटू एन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन, और बहुत सारा ओपियम भारत में प्रोड्यूस होता था और उसको फिर ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे चाइना, और चाइना को ये फोर्स करते थे टू बाय द ओपियम इन एक्सचेंज फॉर चाइनीज मनी एंड ट्रेजर एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस प्रोसेस से उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। भारत में हजारों आर्टिफिशियल फैमिन्स उन्होंने किए, और इसी प्रोसेस से उन्होंने चाइना को भी बर्बाद करने की कोशिश की। और इस कारण से चाइना में 2 ओपियम वॉर्स हुए, जिसको चाइना कहता है द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्वीन विक्टोरिया वाज गुड फॉर इंडिया। ये बिल्कुल झूठ है। चौथा मिथ ये है कि ब्रिटिश राज भारत के लिए अच्छा था। ब्रिटिश राज के कारण से भारत को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली। फॉर इंस्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज हमें मिली जो हमारे पास पहले नहीं थी। इंग्लिश लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड प्रोग्रेस, ऐसा हमें कहा जाता है। ब्रिटिश राज की वजह से भारत को एक अच्छा लीगल सिस्टम मिला, क्योंकि भारत तो पहले बहुत बैकवर्ड था ब्रिटिश आए उसके पहले, राइट। और इंडिया को रेलवेज मिले, इंडिया को क्रिकेट मिला। इतने सारे कंट्रीब्यूशंस किए ब्रिटिश ने भारत के लिए। तो इसका सच क्या है? पहली बात यह है कि अगर उन्होंने रेलवेज बनाए और पोर्ट्स बनाए भारत में, तो किस लिए बनाए? जो रेलवेज थे, दिस वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एक्सट्रैक्शन। रेलवेज से वो भारत के इंटीरियर से बहुत सारा सामान निकालते थे, और पोर्ट्स के थ्रू वो सब इंग्लैंड में शिप होता था। तो भारत में हीरा और पन्ना नाम के 2 डायमंड माइंस थे, बहुत ही रिच डायमंड माइंस थे। आज उसमें एक भी हीरा नहीं मिलता है। कहाँ गए सारे हीरे? भारत के हजारों मंदिरों में करोड़ों डॉलर्स वर्थ का गोल्ड था, ट्रेजर था, कहाँ गया सारा? सब गायब हो गया। भारत में जो भी चीज थी वैल्यू की, सब एक्सट्रैक्ट कर दी ब्रिटिश राज ने। ये किस मैकेनिज्म से हुआ? थ्रू द रेलवेज एंड द पोर्ट्स। तो इसलिए उन्होंने रेलवेज बनाए और इसलिए उन्होंने पोर्ट्स बनाए। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम क्यों इंपोज किया भारत के ऊपर? टू डिस्ट्रॉय इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रिच था और बहुत अच्छा था सोसाइटी के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि वो भारत को पूरी तरह से मेंटली कॉलोनाइज करे। तो इसके लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन दिया और इंग्लिश लैंग्वेज को इंपोज किया भारत के ऊपर। तो ये सारी बातें हैं जो आपको सिखाई नहीं जाती है। और उन्होंने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, जो इतना अच्छा आर्किटेक्चर, ब्रिटिश ईरा आर्किटेक्चर आपको बोलते हैं। उन्होंने ये सारा आर्किटेक्चर, इतने सारे बड़े बिल्डिंग्स किसके पैसे से बनाए और किसके लेबर से बनाए? आप ही के पैसों से और आप ही के लेबर से। और उन्हें ये बनाए, ये सब बिल्डिंग्स बनाए अपने लिए, आपके लिए नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन वाज गुड फॉर इंडिया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था भारत के लिए। दे क्रिएटेड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिफिशियल फैमिन्स और बहुत भारतीय नागरिकों की हत्याएं की इस मैकेनिज्म के थ्रू। 5वां मिथ ये है कि भारत को इंडिपेंडेंस 1947 में नॉन वायलेंस के थ्रू मिला और श्री मोहनदास गांधी जी के एफर्ट्स की वजह से मिला। सच क्या है? सच ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी के एक्सप्लॉइट्स से प्रेरित होकर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था 1946 में, जिसे कहते हैं इंडियन रॉयल नेवी रिबेलियन। तो इस रिबेलियन में 1946 में पूरी की पूरी इंडियन नेवी अचानक से रिवोल्ट कर गई अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। इंडियन नेवी भारत के आसपास कंसंट्रेटेड थी। बड़े बड़े पोर्ट्स थे जैसे कि कराची, मुंबई, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा, और इन सारे जगहों में इंडियन नेवी के बहुत बड़े बड़े वॉरशिप्स थे। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स मिडिल ईस्ट रीजन में, पर्शियन गल्फ रीजन में भी थे, और सिंगापुर और मलाया रीजन में भी थे। तो इस पूरे इतने बड़े ज्योग्राफिकल रीजन में ऑलमोस्ट सारे नेवल वॉरशिप्स ने रिबेलियन कर दिया। दे रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और फिर क्या हुआ कि इसके कारण से मुंबई में और कराची में और मोस्ट लाइकली विशाखापट्टनम में भी सिविलियन रेबेलियन शुरू हो गया। जो मुंबई के नागरिक थे वो सब स्ट्रीट्स के ऊपर निकल पड़े और डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे, और ब्रिटिश फोर्सेस ने इन सिविलियंस के ऊपर फायरिंग की मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इनोसेंट सिविलियंस वर किल्ड। ये आपको कोई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं। फिर क्या हुआ? ये जो सारे नेवल शिप्स थे जिन्होंने रेबेलियन किया था, उसमें मुंबई में तो एक शिप ने फायरिंग भी किया।
कैनन फायर ऑन द पोर्ट ऑफ मुंबई। ये सारे जो शिप्स थे उन्होंने 3 फ्लैग्स को होइस्ट किए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग, मुस्लिम लीग का फ्लैग और कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग, बिकॉज दे सपोर्टेड इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। फिर क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिस्टर मोहनदास गांधी ने इस रिबेलियन को सपोर्ट करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। फिर मिस्टर गांधी ने श्री वल्लभ भाई पटेल को मुंबई भेजा टू स्पीक टू द रिबेल्स और उनको कन्विंस करने के लिए कि आप अपने हथियार डाल दें। तो मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल मुंबई आए, उन्होंने बात की रिबेल्स से, नेवल रेटिंग से। उन्होंने कहा कि आप अपने हथियार डाल दीजिए, स्टॉप रिबेलिंग, और आपको मैं आश्वासन देता हूं कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, आपके खिलाफ कोर्ट मार्शल नहीं होगा और आपको जेल में नहीं डालेंगे कोई, आपको कोई कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। और मुस्लिम लीग जो जिन्ना के हाथ में थी, उन्होंने भी सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो कुछ दिनों में ये डिस्पिरिट हो गए, ये डीमोटिवेट हो गए और सारे सेलर्स ने अपने हथियार डाल दिए। एंड बिकॉज ऑफ मिस्टर गांधी एंड मिस्टर जिन्ना ये रिबेलियन फेल हो गया। अगर ये रिबेलियन कुछ और दिन चलता था तो इंडियन आर्मी को इसके बारे में मालूम पड़ जाता था, और अगर इंडियन आर्मी भी रिबेलियन में पार्टिसिपेट करती तो 24 घंटे के अंदर ब्रिटिश राज समाप्त हो जाता और भारत को इंडिपेंडेंस 1946 में ही मिल जाता, नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ द ब्रिटिश बट ऑन द टर्म्स ऑफ इंडिया। तो ये एक सुनहरा मौका था जो हमारे हाथ से चला गया 1946 में। हमें इंडिपेंडेंस 1946 में ही मिलता था बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ श्री सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, जिससे प्रेरित होकर ये रेबेलियन हुआ था। तो हमारे हाथ से ये इतना बड़ा सुनहरा मौका चला गया, थैंक्स प्राइमरीली टू द ग्रेट श्री मोहनदास गांधी जी। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हुए, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत मिलेंगे, मैंने सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स बहुत ही ऑब्सोलीट है। हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हमें सच नहीं सिखाते हैं, हमें डिस्टॉर्टेड और झूठी हिस्ट्री सिखाते हैं, और इसका एक लॉन्ग टर्म पर्पस है ताकि आपको ये मेंटली कॉलोनाइज्ड करके रखे हमेशा के लिए। हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हम आशा करते हैं कि ये इवेंचुअली होगा और बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन जल्दी होगा। तो ये 5 आपके पास सबूत मैंने दिए हैं। आई इनवाइट यू टू फैक्ट चेक व्हाट आई एम सेइंग। सारे के सारे सोर्सेस ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है। प्लीज डू योर फैक्ट चेकिंग एंड सी फॉर योरसेल्फ व्हाट इज ट्रूथ और क्या सच नहीं है। थैंक यू वेरी मच।